तो लेटेस्ट स्टार्ट। चैप्टर का नाम है डिपॉजिट, सेक्शन 2 क्लॉज 31। सबसे पहले डिपॉजिट्स की डेफिनेशन बता रहा है एंड क्या कहता है डिपॉजिट्स की डेफिनेशन बताते हुए, कहता है जी डिपॉजिट इंक्लूड any receipt of money by the way of deposits or loans or in any other form by a company but does not include any such category of the amount as may be prescribed। तो दोबारा बोलता हूं, दोबारा पढ़िएगा फटाफट। Deposits includes any receipt of money by the way of deposit or loans or any other form by the company, यानी कि किसी भी फॉर्म में अगर कंपनी पैसा मंगाती है, किसी भी फॉर्म में कंपनी पैसा मंगाए वो डिपॉजिट है। बट इनको छोड़कर जो नीचे लिखे हुए हैं, वाओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो नीचे लिखे गए हैं, और आजकल सबसे ज्यादा एग्जाम की मोहब्बत, एग्जामिनर की मोहब्बत भी इसी से ही है। सबसे ज्यादा वो मोहब्बत भी इसी से कर रहा है। एक एक नंबर पे दो दो तीन तीन सवाल हर बार अटेम्प्ट में पूछ रहा है, चार चार भी चीजें पूछ रहा है, 4 नंबर पे, एक एक नंबर पे एक चीज है। तो लिखना क्या है, कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, ये डिपॉजिट है या नहीं है, बस आपको यही बता देना है। तो इतनी प्यारी, इतनी सिंपल, इतनी नोनी नोनी सी गेम है आपके लिए बस डिपॉजिट्स की, और ये मार्क्स फ्री फंड के हैं। आओ थाली में भरो और ले जाओ, समझ गए। अब समझना कि डिपॉजिट्स में क्या क्या नहीं आता, ताकि जब मैं समझाऊं कि क्या मतलब क्या नहीं आता, तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि क्या नहीं आता और क्यों नहीं आता। अब सुनना शुरू करना। एक्चुअल में डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट बनाया गया अपने मेंबर्स और पब्लिक से पैसा मंगाने के लिए। शुरुआत में ये पैसा अनसिक्योर्ड मंगाया जाता था, फिर उनकी रक्षा के लिए रूल्स आए। रूल्स ने कहा कि रुक जाओ, इस पैसे की सुरक्षा करने की कोशिश तो की, मगर उसके बावजूद भी सुरक्षा हो नहीं पा रही थी। तो रूल्स ने कहा अब ये पैसा सिक्योर्ड होगा। आज की डेट में रूल्स कहते हैं कि जब भी डिपॉजिट्स मंगाया जाएगा, 2 ही लोगों से डिपॉजिट्स मंगाए जा सकते हैं, एक मेंबर से, एक पब्लिक से। मेंबर से कुछ अलग कंपनियां मंगा सकती हैं, पब्लिक से कुछ अलग, जिनकी चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूं। तो मेंबर से या पब्लिक से डिपॉजिट मंगाया जा सकता है, और लॉ मेकर ने पहले इनकी सुरक्षा के लिए रूल्स बनाए, बट फिर जब उनसे भी सुरक्षा नहीं हुई तो कह दिया आज के बाद डिपॉजिट सिक्योर्ड हो गए। ठीक है ना। अब जब से सिक्योर्ड हुआ तब से अभी तक कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ खैर, बट फिलहाल ये रूल्स किस लिए बनाए गए थे, इनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। किसकी, डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए। तो इसमें कुछ चीजें अब नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सुरक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। लाइक अमाउंट जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव करते हैं, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, इनसे पंगा लोगे क्या? ये तो गला दबा के रिकवर कर लेंगी। तो फिर सिमिलरली फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके इतने जबरदस्त क्रेडिट डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्रेडिट डिपार्टमेंट मतलब जो आपको बैलेंस शीट पढ़कर आपका सारा जन्म कुंडली खोल के रख दें कि इनका पैसा डूबने की संभावना नहीं है, तो बचा लेंगे अपने पैसे को। इनके पास ऐसे ऐसे रिकवरी के प्रोसीजर्स भी होते हैं। फिर सिमिलरली बैंकिंग कंपनी, सेम क्रेडिट डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऐसे होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जैसे यहाँ काम करते हैं, तो इन्हें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। सिमिलरली कोई भी कमर्शियल पेपर्स जो कि आरबीआई के डायरेक्शन के मुताबिक कंपनियां इशू करेगी। अब कमर्शियल पेपर का नेचर अनसिक्योर्ड होता है, डिपॉजिट नेचर सिक्योर्ड है, मिसमैच हो गया तो इसलिए इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी, अब जो भी कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ रिसीव करती है ना, तो इसके ऊपर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 186 लग जाता है, क्योंकि उसके लिए अलग प्रावधान है, तो इसलिए डिपॉजिट के नियमों में ये कवर नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी, ध्यान रखना वो जो शेयर एप्लीकेशन मनी आता है ना, तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होता तो शेयर एप्लीकेशन में पड़ा रहता है, फिर अलॉटमेंट होता है। अच्छा, अलॉटमेंट कितने दिन में होता है? 60 डेज के अंदर। और अगर 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो लॉ कहता है अगले 15 दिन में वापस कर दो। पर अगर 15 दिन में भी वापस नहीं किया तो फिर वो डिपॉजिट है। यानी कि जब वो सिक्योरिटी, जब वो शेयर एप्लीकेशन का मनी आया तब वो डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि उसने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होना है। तो इसलिए 60 दिन तक वेट किया जाएगा अलॉटमेंट का। अगर 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं, अब उसको वापस कर दो। 15 दिन वापस करने के लिए दिए, 15 दिन में भी वापस नहीं किया तो फिर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बन जाएगा। बात समझ आ गई? चले और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट, कोई भी अमाउंट जो रिसीव करेंगे किससे? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो ये भी डिपॉजिट नहीं है।
अगर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से अमाउंट रिसीव होता है डिपॉजिट नहीं है, और डायरेक्टर ऑफ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर अमाउंट होता है तो भी ये डिपॉजिट्स नहीं है। प्रोवाइडेड डेट, ये जो डायरेक्टर साहब हैं या रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, इनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये जो अमाउंट दे रहे हैं ये अपने सोर्सेज से दे रहे हैं और कोई भी बोरोड सोर्सेज से ये पैसा नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो भी अमाउंट दे रहे हैं ये अपने खुद के सोर्सेज से दे रहे हैं, बोरोड सोर्सेज से पैसा नहीं दे रहे हैं। इनको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, तभी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, परंतु अगर इन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दी तो डिपॉजिट माना जाएगा। फिर डिपॉजिट्स के नियम यहां पर भी अप्लाई हो जाएंगे। गेटिंग इट? चलिए जी प्रदीप सहरावत जी, 76 डे से माना जाएगा वहां पे एप्लीकेशन वाले में। नेक्स्ट, कोई भी अमाउंट जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के थ्रू जिनके ऊपर फर्स्ट चार्ज है, बस खत्म हो गई बात। फर्स्ट चार्ज है यानी कि ये तो सिक्योर्ड है, तो जब ऑलरेडी सिक्योर्ड है तो इन्हें डिपॉजिट्स मान के और क्यों सिक्योर करूं। सिमिलरली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, भाई जो कंपलसरी कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर्स में वो तो वैसे ही सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, तो उनके पास तो वोटिंग पावर हो जाएगी, मालिक बन जाएंगे, मालिक। तो इसलिए उनको सिक्योरिटी देने की जरूरत है ना बाबा ना, उनको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना। आगे, एनी अमाउंट रेज्ड बाय द वे ऑफ इशू ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ओ माय गॉड, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है प्लस चार्ज भी नहीं है, ये तो बड़ा खतरनाक मुद्दा है, इसको तो सुरक्षा देनी चाहिए। नॉन कन्वर्टेबल है यानी कि इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, मतलब अनसिक्योर्ड है। ओ माय गॉड, बट लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। जब लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेबी के नियम इस पे अप्लाई हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के नियम अप्लाई हो रहे हैं। बस अगर तुमने उनका पालन ना किया तो जो टांगे तोड़ेंगे ये दोनों संस्थाएं मिलके, पूछो मत। तो इसका मतलब आराम से, ये भी पैसा कहीं नहीं डूबने वाला, चिंता मत करो। इसको सुरक्षा क्या दें हम, कोई सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी अमाउंट जो कि एम्प्लॉय से रिसीव होगा उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोबारा बोलो, कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉय से रिसीव होगा उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ये क्यों? देखो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं गया काम करने के लिए होंडा में। अब होंडा में काम करने के लिए गया तो मोटरसाइकिल बनाती थी होंडा, या हीरो मोटर्स में चले जाते हैं, हीरो मोटर्स वाले जो हैं वो बनाते थे, मोटरसाइकिल बनाते थे। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे गया तो मैंने जेब में 20-25 नट डाले, नट बोल्ट जो होते हैं वो डाले और लेके आ गया मैं। ऐसे ही मैं रोज लेके आने लगा, तो भाई साहब मेरा तो हो गया, कंपनी का तो हो गया कांड। इस तरीके से महंगे महंगे 200 रुपए 500 रुपए के नट बोल्ट में जेब में भर के लाने लगा। अब हुआ क्या कि इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कई बार अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ये नियम लगाती हैं कि आप अगर किसी क्रिटिकल इक्विपमेंट के पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा कि अगर वहां से चोरी हुआ पार्ट तो फिर आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काट लिया जाएगा। तो ये जो पैसा है ना एम्प्लॉय से जो लिया जाता है, अगर वो उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है, एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है, अगर एनुअल सैलरी से ज्यादा है तो डिपॉजिट है, और अगर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो तो भी डिपॉजिट है। तो फिर डिपॉजिट कब नहीं है? जब एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है, प्लस जब उस पर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है तो वो डिपॉजिट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट जो कि कंपनी रिसीव करती है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट, वो डिपॉजिट नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन वगैरह डिपॉजिट नहीं है। ओके, एनी अमाउंट रिसीव फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं, उसके लिए कंपनी को एडवांस आया है, सर्विसेज के लिए एडवांस आया है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में गुड्स या सर्विस सप्लाई होनी है, तो वो डिपॉजिट्स नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट वो होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज किए जाते हैं। इनके अगेंस्ट तो गुड्स और सर्विसेज डिलीवर होनी है। ठीक है, और आगे बढ़े। एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर्स। अच्छा, प्रमोटर्स अमाउंट लेके आए, क्यों? क्योंकि बैंक ने कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की। बैंक ने कहा हम 75 करोड़ तक दे सकते हैं, मगर प्रमोटर्स को भी अपना लाना पड़ेगा कम से कम 25 करोड़, ताकि डेट इक्विटी रेशियो 3:1 रहे, वो एक्सेप्टेबल है हमें। अब क्या मैं कह सकता हूं प्रमोटर को बैंक के लोन की इस कंडीशन के कारण पैसा लाना पड़ रहा है? हाँ, कितना लाना पड़ रहा है? 25 करोड़ रुपए, क्योंकि बैंक ने कंडीशन लगाई है इसलिए लाना पड़ रहा है। द आंसर इज यस, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रमोटर जो अमाउंट लेके आया है कंपनी में, क्योंकि बैंक के लोन की एक कंडीशन थी, इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं।
कोई भी निधि कंपनी जो अमाउंट एक्सेप्ट करेगी, निधि कंपनी अमाउंट एक्सेप्ट कर सकती है केवल और केवल अपने मेंबर से, वो अमाउंट लेंड कर सकती है केवल और केवल अपने मेंबर को। तो जो निधि कंपनी अमाउंट एक्सेप्ट करेगी अपने मेंबर से वो भी डिपॉजिट नहीं है। सिमिलरली कोई चिट फंड कंपनी अगर अपने अमाउंट रिसीव करेगी अपने अपने मेंबर से तो वो भी डिपॉजिट्स नहीं है जो चिट फंड कंपनी एक्सेप्ट कर रही है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन ए कंप्लायंस विद द सेबी, कोई भी अमाउंट जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आता है, से फॉर एग्जांपल अनुराधा वाली स्कीम याद होगा, फिर हेरा फेरी, आप हमें पैसा दीजिए हम 25 दिन में आपको डबल करके देंगे, ये ऐसी सच स्कीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कहलाती हैं। आप हमें पैसा लगा दीजिए हम आपके लिए 5 स्टार होटल्स खोलेंगे, उसके अंदर आपका भी हिस्सा होगा। आप हमें पैसा दीजिए हम नेशनल हाईवे पे जमीन खरीदेंगे, उसमें आपका भी हिस्सा होगा। ऑल दी स्कीम्स आर कॉल्ड एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो कोई भी अमाउंट जो रिसीव होता है कंपनी को एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जो कि सेबी के द्वारा गवर्न होता है, तो वहां पर भी डिपॉजिट्स के नियम नहीं लगते हैं। फिर अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 25 लाख रुपए जो कि स्टार्टअप कंपनी को रिसीव होते हैं, जो कि किसी स्टार्टअप कंपनी को रिसीव होते हैं बाय द वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स। अब कन्वर्टेबल नोट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर लोन देने वाले के ऑप्शन पर होता है कि वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल होते हैं, कि वो चाहे तो इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रीपेमेंट भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके ऑप्शन पर होता है। डेफिनेशन देख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ रिसिप्ट ऑफ मनी इनिशियली एज अ डेट, पहले पैसा लोन के फॉर्म में आया बट वो रीपेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। होल्डर चाहे तो इन्हें कन्वर्ट कर सकता है उस समय जब पेमेंट की बारी आएगी, उस समय चाह सकता है होल्डर कि नहीं मुझे इक्विटी दे दो, और वो ये भी चाह सकता है कि कोई दिक्कत नहीं आप मुझे रिडीम करके मेरा पैसा ही वापस कर दो। इन्हें कहा जाता है कन्वर्टेबल नोट्स। तो कन्वर्टेबल नोट्स के फॉर्म में अगर पैसा आया है 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो फिर वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्या सुरक्षा दें? आप तो आराम से अपने आप को कन्वर्ट कर ही सकते हो। अच्छा, किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर आपको क्या पैसा दें, क्या सुरक्षा दें? आप ऑलरेडी सुरक्षित ही हो, और क्या सुरक्षा दें? जान थोड़ा लेनी है बच्चे की। तो ये सारी चीजें हैं जो डिपॉजिट्स नहीं है। सिमिलरली एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड और म्यूचुअल फंड्स वगैरह से जो पैसा आया है वो डिपॉजिट्स नहीं है, क्योंकि ये भी शेयर्स वगैरह की फॉर्म में कंपनी के अंदर घुसते हैं, तो ये पैसा भी डिपॉजिट्स नहीं होता। इनको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत नहीं है। कंपनी की यूनिट्स खरीदते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठे होते हैं ये लोग। चलिए और आगे बढ़ना शुरू करते हैं जी। अब मैंने कहा जी डिपॉजिटर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मेंबर या पब्लिक। मेंबर या फिर पब्लिक। मेंबर कौन सी कंपनियों में डिपॉजिट्स देंगे? देखो जी, कंपनियां भी दो हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट कंपनियां केवल मेंबर से ही डिपॉजिट्स मंगा सकती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां केवल और केवल मेंबर से ही डिपॉजिट मंगा सकती हैं। बट व्हाट अबाउट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट मंगा सकती हैं, दो केस में डिवाइड की जा सकती हैं। दे माइट बी एलिजिबल कंपनी और दे माइट बी अदर कंपनी। अगर ये अदर्स कंपनी है तो फिर ये केवल मेंबर से ही मंगा सकती है। बट अगर ये एलिजिबल कंपनी है तो ये पब्लिक से भी मंगा सकती हैं प्लस मेंबर से भी मंगा सकती हैं, दोनों से भी मंगा सकती हैं। अगर कोई आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो आप दोनों से मंगा सकते हो, मेंबर से भी पब्लिक से भी। तो अब एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या होता है? वो पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ है, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर देन इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स के अलावा किसी और से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है वो पब्लिक कंपनी, अपने मेंबर्स के अलावा किसी और से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। समझ आ गई बात? आगे In addition, the prohibition with respect to acceptance of deposits from the public shall not apply to the following companies.
देखो एलिजिबल कंपनीज भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और एलिजिबल कंपनी के अलावा कुछ और कंपनियां भी हो सकती हैं जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती हैं? पहला, कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो ले देकर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की ताकत किन पे है? बैंकों के पास। बैंकों में एफडी नहीं देते, एनबीएफसीज, इनमें भी एफडियां जमा होती हैं। एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, इनमें भी एफडियां जमा होती हैं। बेस्ट एग्जांपल एचडीएफसी जमा होती हैं, एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। चलिए, और साथ में एलिजिबल कंपनी, ये सब पब्लिक से डिपॉजिट्स मंगा सकती हैं। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड मैंने कहा ना, सारा गेम केवल रूल्स का है, सारा गेम केवल रूल्स का है। तो रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ने दो कैटेगरी में बांटा, एक कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक कहते हैं फ्रॉम मेंबर्स। देखो जी, अगर तो पब्लिक मेंबर से मंगाना है तो केवल ओआर पास करने की जरूरत है, बट अगर आपको पब्लिक से मंगाना है तो फिर एक आपको ध्यान करना पड़ेगा, अगर तो डिपॉजिट 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में दी गई लिमिट के अंदर है, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट के अंदर है तो ओआर, बट अगर उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो फिर एसआर चाहिए होगा। अब 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट क्या है? क्वेरी आई है मीनवाइल स्टॉक ब्रोकर एनबीएफसी में आता है ना बाबा ना, स्टॉक ब्रोकर इंटरमीडियरी है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, एनबीएफसी अलग कॉन्सेप्ट है। 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर एक लिमिट दी गई है जी। क्या दी गई है लिमिट? क्या है वो? 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट है, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, फिर वो कहता है कि आप जब पब्लिक डिपॉजिट्स मंगाना चाह रहे हो, चाहे मेंबर से या पब्लिक से, तो उसके लिए आपको एक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट इशू करनी पड़ेगी। हम इसे कहते हैं सर्कुलर, अगर आप केवल मेंबर से मंगा रहे हो, और एडवर्टाइजमेंट अगर आप पब्लिक से मंगा रहे हो। सर्कुलर अगर आप मेंबर से मंगा रहे हो और एडवर्टाइजमेंट अगर आप पब्लिक से मंगा रहे हो, कंटेंट सेम है। कंटेंट में फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड है अगर तो वो आएगा, टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर, कितना अमाउंट ड्यू है, और सच अदर पार्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि दोनों के कंटेंट सेम है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। एग्जम्पशंस पे आते हैं। वो कहता है, अभी एग्जम्पशन रुक जाना, अभी थोड़ी देर पहले एक दो और कॉन्सेप्ट कर लो। पहले एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट आएगा इसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म नंबर DPT 1। इसके अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कसम खा के कहेगा कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच ये है कि कंपनी का आज की डेट में कोई भी डिपॉजिट्स में डिफ़ॉल्ट नहीं है, यानी कि कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट कमिट नहीं किया है आज की डेट में डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट था भी सही तो कंपनी उसे रेक्टिफाई कर चुकी है, और रेक्टिफाई करने के बाद 5 साल खत्म हो चुके हैं, 5 साल का पीरियड खत्म हो चुका है। तो दोबारा बोल देता हूं, आज की डेट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। अगर पास्ट में था भी सही तो कंपनी ठीक कर चुकी है, और उसको ठीक किए हुए भी 5 साल हो चुका है, ठीक हुए भी 5 साल हो चुका है। अच्छा अनीता बत्रा जी, ऑडिट की रिवीजन बेटा अक्टूबर में शुरू होंगी, अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। जैसे लॉ की खत्म हो जाएंगी ना, फिर अक्टूबर से ऑडिट पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चले, अब सुनिएगा, ये जो सर्कुलर है ना, ये आपको आरओसी के पास फाइल करना है, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो या सर्कुलर हो। एडवर्टाइजमेंट आरओसी के पास फाइल करनी है। अच्छा, आरओसी के पास कब? ये आप करने जा रहे हैं इशू टू द मेंबर्स या पब्लिक। आरओसी के पास बाद में नहीं, पहले, इसके पहले के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। यानी कि दूसरे शब्दों में आसान ये रहता है कि जिस दिन आरओसी को फाइल कर रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इशू करना है। कितने अच्छे शब्द होते हैं, बट लॉ मेकर ने उल्टा लिखा। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर कंटेनिंग द स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। ठीक है ना, तो बिफोर लिखा है, और ऐसा लिख देते कि आरओसी को डिपॉजिट करने के 30 दिन के अंदर इशू करना, तो बहुत आसान लैंग्वेज हो जाती। बट ठीक है, जैसा भी है, भला है बुरा है जैसा भी है, अपना लॉ मेकर अपना है। चले,
रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। कंपनी जी तुम्हें क्या करना है, डिपॉजिट्स जो भी रीपेबल होने हैं 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर में जो भी डिपॉजिट रीपे होने हैं उसका 20% अमाउंट उठाओ और शेड्यूल बैंक में सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर उठा के जमा करा दो। जिस अकाउंट में जमा कराए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो जिस भी अकाउंट में ये पैसा जमा कराया जाएगा क्या कहलाएगा, वो कॉल्ड एज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ठीक हो गई इतनी बात, सेम एप्लीकेबल हेयर। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी, ध्यान रखना मेंबर्स के केस में कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी, बट पब्लिक के केस में कंपनी शेल विद इन 30 days ऑफ सच एक्सेप्टेंस क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। ध्यान रखना चार्ज केवल टेंजिबल एसेट्स के ऊपर होगा, इंटेंजिबल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। दोबारा बोल देता हूं, इंटेंजिबल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज शेल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड, यानी कि दूसरे शब्दों में क्या मैं कह सकता हूं, 100% चार्ज होगा। तो जितना आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अमाउंट ऑफ चार्ज उससे नीचे नहीं होना चाहिए, 100% चार्ज रहना चाहिए। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई इतनी बात। चले एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ। अगर अच्छा, अब हम वो जो हमने ऊपर एक एग्जाम्शन नोटिफिकेशन छोड़ी थी ना, तो उसे अब हम कर सकते हैं आराम से, देख लीजिएगा। ये हम आ गए इसके ऊपर, लो जी। कहते हैं जी एग्जाम्शन मिल जाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को, किस किस से, सर्कुलर इशू करने की जरूरत नहीं है, ये सर्कुलर आरओसी को फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो 20% का अमाउंट डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है, डीपीटी 1 स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा दिलवाने की जरूरत नहीं है। कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो अपने मेंबर्स से केवल 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट्स तक इशू कर रही हैं, जो कि स्टार्टअप नेचर की हैं पहले 5 साल तक, जो कि इन तीनों के तीनों कंडीशंस को पूरा करती हैं। तीनों कंडीशंस कौन सी हैं? ये किसी भी और कंपनी की एसोसिएट नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, किसी भी और कंपनी की ना एसोसिएट है ना सब्सिडरी है। इनकी जो टोटल बोरोइंग या लोन है फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, ये तीनों ध्यान रखना, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, जो इनकी बोरोइंग है डेट इज कितनी है, लेस देन किसका, इनकी पेड अप कैपिटल का 2 times और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से लेस है। ठीक है, आगे एंड इन्होंने कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं किया है, इन कंपनीज का कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी कर देती हैं, पहली ये एसोसिएट और सब्सिडरी नहीं है, दूसरी इनकी बोरोइंग कम है, पेड अप कैपिटल का 2 गुना और 50 करोड़ विच एवर इज लेस से कम है, और कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, तीनों कंडीशन पूरी हैं, दे कैन गो अहेड, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, अभिराज कुमार जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा, गॉड ब्लेस यू, सुखी रहो, खुश रहो। चलो जी, तो हमने यहां तक का कॉन्सेप्ट कर लिया। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट जो क्रिएट किया था ना, वो किस लिए यूज हो सकता है, केवल और केवल रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए यूज हो सकता है, किसी और काम के लिए यूज नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात भाई, बोलो ना हाँ। तो अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूं मैं, जिसका नाम है टेन्योर फॉर विच द डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड। दो डिपॉजिट कितने टेन्योर के लिए एक्सेप्ट किए जा सकते हैं? तो लॉ कहता है कि मैक्सिमम 36 महीने के लिए और मिनिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 36 मंथ और मिनिमम 6 मंथ, चाहे वो मेंबर से हो चाहे वो पब्लिक से हो। तो टेन्योर मैक्सिमम कितना है? 36 मंथ, मिनिमम कितना है? 6 मंथ। बट फिर यहां पर एक एक्सेप्शन आती है बहुत गजब की, वो कहती है ठहरो 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 ठहरो, 6 महीने से कम के भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं अगर कुछ कंडीशंस कंप्लाई हो जाएं। अच्छा कौन सी कंडीशन? लॉ कहते हैं जी 2 कंडीशन है।
पहला ये जो 6 महीने से कम के डिपॉजिट हैं ये कितने हो सकते हैं? Such deposit shall not be 10% of the paid up capital plus free reserve plus security premium, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 10%, मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक, एंड और इनका टेन्योर 3 महीने से नीचे नहीं हो सकता, यानी कि 3 से 6 महीने के बीच में हो सकता है मगर 3 महीने से नीचे नहीं हो सकता। एंड दे कैन बी अप टू मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इतनी बात क्लियर हो गई? बढ़ सकते हैं आगे। चले, फिर अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट आता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। जी, मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिपॉजिट्स देखो जी, अगर ये ध्यान से समझना, ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है। अगर तो केवल और केवल और केवल आप मेंबर से डिपॉजिट मंगा रहे हो, अगर डिपॉजिट्स केवल मेंबर से मंगा रहे हो, कंपनी ऐसी है जो केवल मेंबर से ही डिपॉजिट मंगाती है, मतलब एलिजिबल कंपनी नहीं है, तो मेंबर से डिपॉजिट मंगाने की लिमिट है 35% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मेंबर से कितना मंगाया जा सकता है? 10%, 35% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। परंतु अगर कंपनी एलिजिबल कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट भी मंगा सकती है, तो फिर उस केस में पहली बात, पब्लिक से डिपॉजिट जो मंगाने की लिमिट है वो है 25% या 35%। 35% अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी है, 25% अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है। ये तो हुई एक लिमिट। क्या, कौन सी लिमिट? पब्लिक से मंगाने की। इसके अलावा पब्लिक के अलावा भी मंगा सकते हो? आंसर इज यस। किससे मंगा सकते हो? मेंबर से। तो मेंबर से कितना मंगा सकते हो? 10%। किसका? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो 10% की लिमिट है मेंबर से मंगाने की, ये ओवर एंड अबव द पब्लिक है। द आंसर इज यस। तो 10% मेंबर प्लस 25% पब्लिक अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% पब्लिक प्लस 10% मेंबर से। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो ना हाँ। चलिए, अब कुछ एग्जम्पशंस हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो एग्जम्पशंस दी गई हैं, जरा हम उन एग्जम्पशंस के बारे में भी चर्चा शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं। पहली बात कहता है जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर से। कहां तक? नॉर्मल लिमिट 100% की है, नॉर्मल लिमिट 35% की है, बट जैसे ही मेंबर से एक्सेप्ट करने की, बट जैसे प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो वो कहता है 100% तक। 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। फिर कहता है कि मैं रुको, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कोई भी लिमिट नहीं है, जितना मर्जी डिपॉजिट एक्सेप्ट करो अपने मेंबर से। हां, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक स्टार्टअप नेचर की है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी है जो कि इन तीनों कंडीशंस को पूरा कर रही है। कौन कौन सी 3 कंडीशन? ये कंडीशन ऊपर एग्जम्पशन में भी आई थी, ये कंडीशन सेक्शन 67 की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एग्जम्पशन से मिलती जुलती है क्लॉज ए में, हालांकि थोड़ा सा चेंज है वहां पर, और ये कंडीशन यहां पर भी है, तो ध्यान रखना। कई सारे सेक्शंस को ये एग्जम्पशन की लिमिट सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या कहता है? कहता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसे तो मेंबर से, तो ये 35% की लिमिट रही क्या, जो हमने मेंबर से कहा कि मेंबर से 35% तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर ये लिमिट किसके लिए है? पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल नहीं है। तो वो पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल नहीं है वो 35% तक एक्सेप्ट कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सभी की सभी जो मेंबर से एक्सेप्ट करना चाहती है 100% तक कर सकती है। और स्पेसिफाइड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि इन कंडीशंस को पूरा कर रही हैं, वो कहां तक एक्सेप्ट कर सकती हैं? कोई लिमिट नहीं है। 3 कंडीशन प्रोवाइडेड, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी है? ये कोई भी एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है किसी और कंपनी की, ना तो एसोसिएट है ना सब्सिडरी है किसी और कंपनी की। दूसरी बात, इस कंपनी की बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट कम है। किससे कम है? इसकी पेड अप कैपिटल के 2 टाइम्स और 50 करोड़ रुपीस विच एवर इज लोअर से कम है। एंड जितनी भी इसकी बोरोइंग है, इसने किसी में भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, यानी कि सच अ कंपनी हैज नो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट।
तो ये कंपनी विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है भैया, कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना, और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है विदाउट एनी लिमिट, चाहे 400 500% ऑफ द पेड अप कैपिटल हो, आई डोंट हैव एनी इशू एट ऑल। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिटर्स के हितों के लिए ट्रस्टी अपॉइंट होगा, डिपॉजिटर्स के हितों के लिए ट्रस्टी अपॉइंट होगा, जो कहता है कि वन और मोर ट्रस्टीज फॉर द डिपॉजिटर नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगेन, वन और मोर ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर क्रिएटिंग द सिक्योरिटी। ठीक है जी, ये जो आप डिपॉजिट ट्रस्टी क्रिएट कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, क्या इसकी रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है? यस, उसकी रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है, और ये फैक्ट कि उसकी रिटर्न कंसेंट आप प्राप्त कर चुके हो, ये सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन भी जरूर की जाएगी कि हाँ जी आपने उसकी कंसेंट ऑब्टेन कर ली है। जैसे डिबेंचर के अंदर हमने डिबेंचर ट्रस्टी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की थी, सिमिलरली डिपॉजिट ट्रस्टी की भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा सेम है, बट काफी मिलती जुलती हैं। जैसे आप डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, केएमपी हैं, और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या फिर इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट हैं। यानी कि अगर डायरेक्टर हैं, ये कंडीशन वहां पे भी थी, केएमपी हैं, ऑफिसर हैं, एम्प्लॉय हैं, कहां पर? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग में, या फिर आप खुद एक डिपॉजिटर हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो आप एलिजिबल नहीं है डिपॉजिट ट्रस्टी बनने के लिए। दूसरा, अगर आप इंडेप्टेड हैं कंपनी के, यानी कि कंपनी को आपने देने हैं, या फिर उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, मतलब डेटर हैं किसके? ऑफ कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, होल्डिंग की सब्सिडरी, डेटर हैं कैश के, डेटर हैं कैश के, डेटर हैं। अगली बात, अगर आपका कोई मेटीरियल मॉनेटरी रिलेशनशिप है, शब्द क्या है? मेटीरियल मतलब बहुत बड़ा, अच्छे खासे लेवल का, भी इसे डिफाइन नहीं किया गया। पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप विद द कंपनी है। एक वर्ड होता है रिलेशनशिप और एक वर्ड होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डिनोट करता है इवेंट और रिलेशनशिप डिनोट करता है सीरीज ऑफ इवेंट। सीरीज ऑफ इवेंट मतलब अगर मैं गया डोमिनोज के पास, मैंने कहा ए डोमिनोज वाले जरा पिज्जा तो खिला, उसने पिज्जा खिलाया। मैंने कहा ए डोमिनोज वाले अब मैं रोज आऊंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि पोपली तुझे पिज्जा जरूर खाना है, तो मैं अब रोज आऊंगा। उसने कहा अच्छा। अब आज मैं गया तो उसे पता है कि ये पोपली कल भी आएगा, कल मैं गया तो उसे पता है परसों भी आएगा, परसों मैं गया तो उसे पता है अब फिर आगे आगे आएगा। तो यानी कि जो डोमिनोज वाले और मेरे बीच में जो क्या चल रहा है, ट्रांजैक्शंस चल रही हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन चल रही है। जैसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई, दिस बिकम रिलेशनशिप। एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप, एक ट्रांजैक्शन एक इवेंट मतलब ट्रांजैक्शन। वर्ड क्या यूज हुआ? रिलेशनशिप। यानी कि आपकी लगातार ट्रांजैक्शन होती रही है और बड़े लेवल पे हुई है, क्योंकि वर्ड है मेटीरियल। पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी। अब ये और बात है कि यहां पेक्यूनरी को डिफाइन नहीं किया गया, तो कांट हेल्प इट, क्या कर सकते हैं। और ठीक है, अच्छी बात है, हमारे लिए याद करने के लिए कम हो गया। आगे आपने गारंटी दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट और इंटरेस्ट, यानी कि इन डिपॉजिट्स के रीपेमेंट के लिए आपने गारंटी दी है और आप ही डिपॉजिट ट्रस्टी बन रहे हो। तो कल को डिपॉजिट अगर डिफॉल्ट हुआ तो डिपॉजिट ट्रस्टी के रूप में आप एक्शन लोगे किसके ऊपर? अपने ऊपर ही। क्यों? क्योंकि आप ही तो वो हो, गारंटर हो। तो ये पॉइंट वहां पे भी था, डिबेंचर में भी, याद है? तो आप नहीं बन सकते, ध्यान रखना। और अगर आप रिलेटेड पार्टी हैं, ऊपर वाली ए वालों की, जो ए में पार्टीज दी हुई हैं, कौन कौन दी हुई हैं? डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर वगैरह, ये सब। अगर आप इनके रिलेटिव हैं तो भी आप नहीं बन सकते, या फिर अगर आप डिपॉजिटर के रिलेटिव हैं, क्योंकि यहां पर ए पॉइंट में डिपॉजिटर भी दिया हुआ है, तो अगर आप डिपॉजिटर के भी रिलेटिव हैं तो भी आप क्या डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकते हैं? द आंसर इज नहीं बन सकते। डिपॉजिटर के ट्रस्टी हैं तो भी नहीं बन सकते। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं जी। चले, रिमूवल ऑफ ट्रस्टी। अगर आप डिपॉजिट ट्रस्टी को रिमूव करना चाहते हैं, याद करो जी, डिबेंचर ट्रस्टी का भी रिमूवल का सेक्शन था, यहां पे भी वही है। हाँ जी, डिपॉजिट ट्रस्टी को रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हाँ, मगर कंडीशन क्या है कि जितने डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आए हैं, ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, उन सबकी कंसेंट ले लो। टोटल डायरेक्टर हैं 15, मीटिंग में आए 10,
कंसेंट दी नो ने, क्योंकि एक ने कहा मैं वोट नहीं करूंगा, मुझसे वोट नहीं किया जाता, नो की कंसेंट है। उसने अगेंस्ट में वोट नहीं डाला, बट उसने वोट ही नहीं डाला। वो अगेंस्ट में नहीं था, बट उसने कहा मुझे वोट ही नहीं डालना। आए कितने थे मीटिंग में? 10। वोट फेवर में कितने ने किया? नो ने। रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, क्योंकि रेजोल्यूशन पास होने के लिए जरूरी है 10/10 हो। जितने आए हैं मीटिंग में 12 आए, 12/12 चाहिए। बात समझ आई? तो इसलिए नो रिमूवल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। इन केस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है तो क्या एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वहां पर होना जरूरी है? द आंसर इज यस, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी वहां पर होना जरूरी है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर कहता है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स। ओके, देखो जी, डिपॉजिट्स देने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिक्लेरेशन आएगी। डिक्लेरेशन क्या आएगी कि ये जो डिपॉजिट दे रहा हूं, ये मैं अपने फंड से दे रहा हूं, मैं मार्केट में पैसा बोरो करके नहीं दे रहा हूं। पैसा बोरो करके नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पैसा बोरो करके कंपनी को डिपॉजिट के रूप में देना कल को वो बैंकिंग सिस्टम के लिए भी खतरनाक है, आपके लिए भी खतरनाक है। क्योंकि आपने किसी से पैसा उठाया, से फॉर एग्जांपल बैंकों से आपने पैसा उठाया, और बैंकों से अगर पैसा उठाया तो बैंकों का पैसा ऐसी कंपनियों में लग रहा है जहां बैंक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप तो करना चाह रहे हो, वहां पर बैंक नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए गलत है। तो बोरोइंग से नहीं, अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो करो, तो इस बात की डिक्लेरेशन भी देना कि ये मेरा पैसा है और बैंकों का पैसा नहीं है, किसी और का पैसा नहीं है। ठीक है ना, ताकि कल को कोई बैंक वगैरह एक्शन ना ले पाए कंपनी के ऊपर कि हमारा पैसा हमें दे। भाई हमने तो डिक्लेरेशन ली थी कि इसका पैसा है इस व्यक्ति का। ठीक है। डिपॉजिट इन द जॉइंट नेम। क्या डिपॉजिट जॉइंट नेम में हो सकता है? हाँ, मैक्सिमम 3 लोगों तक के नाम हो सकता है, 3 लोगों के नाम। अब जब ये जॉइंट नेम पे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा तो कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? लिखा जाएगा जॉइंटली, आइदर और सर्वाइवर, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर। आइदर वर्ड यूज किया जाता है वेयर 2 है, और एनीवन और सर्वाइवर किया जाता है फॉर मोर देन 2। 2 से ज्यादा के लिए एनीवन और सर्वाइवर, और 2 के लिए आइदर और सर्वाइवर। ठीक है जी। चले, जैसे ही आप डिपॉजिट जमा कराएंगे 21 डेज के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट रिसिप्ट इशू हो जाएगी। 21 डेज के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट रिसिप्ट हो जाएगी जैसे ही डिपॉजिट आप जमा कराएंगे। तो डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन में? विद इन 21 डेज। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी तुम्हें डिस्क्लोजर क्या करना है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज जरूर करना है कि क्या आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से, पब्लिक कंपनी को। सिमिलरली यहां पे भी कि क्या आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से। और प्राइवेट कंपनी को क्या बताना है कि क्या आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से या डायरेक्टर्स के रिलेटिव से। कि क्या आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से। याद है क्या डिपॉजिट नहीं है, वहां पर यह चीज आई थी। चले, पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी अगर डिपॉजिट की रीपेमेंट में आपने गड़बड़ कर दी तो फिर 18% का इंटरेस्ट लग सकता है, 18% का। क्रेडिट रेटिंग मेंबर्स के लिए अगर मंगा रहे हो तो जरूरी नहीं है, बट पब्लिक से मंगा रहे हो तो यस, एलिजिबल कंपनी शेल लिखा है तो उन्हें क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। यस, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ऑब्टेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। क्या यह पॉसिबल है कि डिपॉजिट्स का पैसा समय से पहले ही वापस दे दिया जाए? मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है बंदा, मगर कब? 6 महीने बाद, उससे पहले नहीं। 36 महीने का डिपॉजिट है, 6 महीने बाद मांग सकते हो। ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? सर इंटरेस्ट में तो बड़ी गड़बड़ है। फॉर एग्जांपल 36 मंथ का था, आपने 1 ईयर एंड 7 मंथ के बाद मांगा,
तो आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, 2 years इंटरेस्ट मिलेगा। बट आपने 1 year एंड 5 months के बाद मांगा तो आपको 1 year इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट है प्री मेच्योर का। तो प्री मेच्योर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है उससे 1% नीचे। जैसे एफडी तुड़वाने पर 1% का पेनल्टी लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही 6 महीने से पहले, ध्यान रखना प्री पेमेंट पे पूछ सकता है, 6 महीने से पहले प्री पेमेंट नहीं होगी, 6 महीने बाद हो सकती है। जो भी एलिजिबल इंटरेस्ट था -1% कर देना, जो भी एलिजिबल इंटरेस्ट था -1% कर देना। अगली बात, अगर डिपॉजिट 6 महीने से ज्यादा पे हुआ है किसी ईयर में, लेस देन 6 मंथ है, तो उसे उस ईयर को एक्सक्लूड कर देना। 1 year 5 month, क्योंकि 6 महीने से कम है तो फिर 1 year का मिलेगा, इन 5 months का नहीं मिलेगा। और अगर 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा है तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 year 7 months मींस 2 years का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक हो गई इतनी बात? हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है, डिपॉजिट का फर्स्ट लेक्चर क्या है? बेटा इस लेक्चर के बाद इसका मैराथन अपलोड हो जाएगा, वहां देख लेना आगे। फिर लॉ कहता है कि रिडक्शन जो हुआ है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, डेट इज नॉट एप्लीकेबल। रिडक्शन नहीं होगा, नहीं किया जाएगा रिडक्शन। कब? रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यानी कि वो जो 1% माइनस किया ना वो नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर मान लीजिए कंपनी डिपॉजिट्स के लिमिट को क्रॉस कर गई है, गलती से ज्यादा डिपॉजिट आ गया है, तो कंपनी अब उसे मैनेज करने के लिए रीपे कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की गलती है, तो पीनल इंटरेस्ट किस बात का कोई नहीं। और दूसरा, हमारे आर्मी ऑफिसर्स को, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, इनके ऑफिसर्स को अगर मान लीजिए प्री मैच्योर ये डिपॉजिट कराते हैं वॉर टाइम्स पे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इनको पीनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ये और इनकी फैमिलीज। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76, ये है सेक्शन 76 कैपिटल ए। तो अगर कंपनी आपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में कोई भी धज्जियां उड़ाई, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स या फिर डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो ये पेनल्टियां आपका इंतजार कर रही हैं। कहता है डिपॉजिट तो रीपे करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कंपनी के ऊपर मिनिमम 1 करोड़ और 2 गुना ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर का फाइन और 10 करोड़ तक जा सकता है। अब कंपनी को इंप्रिजनमेंट तो होगी नहीं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का फाइन लग सकता है और इंप्रिजनमेंट 7 साल तक की हो सकती है। ओके, अगर ये पता लग गया कि ऑफिसर ने जो डिफॉल्ट किया है वो जानबूझ के किया है, इंटेंशनल किया है, तो ये फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ही शैल बी लाइबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447 एज वेल। 447 मतलब वो फ्रॉड का भी दोषी हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं। तो ये जी हमारा चैप्टर था जिसका नाम था डिपॉजिट्स। बहुत ज़्यादा वेटेज का है डिपॉजिट आज की डेट में, बहुत ही ज़्यादा वेटेज का है, मैं कहूँगा कम नहीं, बहुत 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 ज़्यादा वेटेज का है। तो इसलिए ध्यान रखना, इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करना। फिलहाल मैं अब अगला चैप्टर उठाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चार्ज। ये भी ऐसा चैप्टर है जिसमें से पेपर में आता ही आता है सवाल, चार्ज का चैप्टर। तो अपने सामने अपनी कॉपीज या फिर जो भी आपके नोट्स रहे होंगे वो रख लीजिए। चलिए, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले चार्ज का मतलब क्या होता है? मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी बैंक जी, बैंक जी, मैंने कहा बैंक जी मुझे लोन चाहिए था। बैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं, पोपलियम लोन तो तुम्हें दे देंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा मेरी लैंड एंड बिल्डिंग आपकी। अब सवाल उठा, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी का क्या मतलब है? क्या मैं लैंड एंड बिल्डिंग उठा के अपनी गोद में ले जाके बैंक की गोद में दे दूंगा? लो, अबे लैंड एंड बिल्डिंग है या चिंटू है कि मैं चिंटू दे रहा हूं उनकी गोद में, ले आज से ही चिंटू तुम्हारा? ऐसा थोड़ा ना होता है।
तो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसे गोद में उठा के कैसे दे सकता हूं? नहीं दे सकता। यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग जहां थी वही है, बट उसके पेपर किसके पास है? बैंक के पास। तो आप कहेंगे लैंड एंड बिल्डिंग बैंक के पास नहीं है, बैंक के पास लैंड एंड बिल्डिंग में इंटरेस्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास है या जहां है वही है, बट बैंक का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया वहां पर। क्या कहते हैं इसे? क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट। क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट। ओनरशिप मेरी है, ओनरशिप मेरी है, बैंक का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। समझ आई है बात? चल, चार्ज हैज बीन डिफाइंड एज अ इंटरेस्ट। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, बट मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कार खरीदी, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है कार पे, उस पर लिखा हुआ हाइपोथिकेटेड, यानी कि मेरी कार है। आपका शेयर्स जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है लियन, इन्हें कहते हैं लियन क्रिएटेड या हाइपोथिकेशन क्रिएटेड। ये मूवेबल एसेट्स के ऊपर होते हैं। तो बैंक का इंटरेस्ट है, यानी कि चार्ज हैज बीन डिफाइंड एज अ इंटरेस्ट, और लियन जो क्रिएट हुआ है किसके ऊपर? किसी प्रॉपर्टी के ऊपर और एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर, और इट्स अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग, एसेट्स और प्रॉपर्टी सेम मीनिंग होता है, और अंडरटेकिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ द एसेट्स। मेरी 5 फ्लोर की बिल्डिंग मेरी एसेट है, उसमें से 1 फ्लोर ये अंडरटेकिंग है, और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड अ मॉर्टगेज। और इसके अंदर मॉर्टगेज भी आता है, तो चार्ज के अंदर मॉर्टगेज भी आता है। द आंसर इज यस। तो ले देकर चार्ज में 3 चीजें आती हैं, हाइपोथिकेशन यस, प्लेज यस, मॉर्टगेज यस। मॉर्टगेज जनरली कैसे किया जाता है? मॉर्टगेज नॉर्मली क्रिएट किया जाता है इन फेवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। नॉर्मली इन फेवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज क्रिएट किया जाता है। हाइपोथिकेशन नॉर्मली मूवेबल प्रॉपर्टीज में होता है, और प्लेज में भी अगेन मूवेबल प्रॉपर्टीज में होता है। तो प्लेज और हाइपोथिकेशन में फर्क क्या है? प्लेज के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर प्लेज क्रिएट हुआ है वो आप बोरोवर, वो आप लेंडर को दे देते हो। मेरे गले का नौलखा हार, मेरे कानों के कुंडल, मेरे सोने का मुकुट, मैं और मेरे हाथों का कड़ा, मेरे पहनने वाला प्लेटिनम का चश्मा, मैं बैंक के पास दे के आ गया, बैंक के पास जमा करा के आ गया, बदले में लोन लिया। इसे कहते हैं प्लेज। हाइपोथिकेशन के अंदर वो जो एसेट है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है वो किसके पास रहती है? बोरोवर के, स्टॉक एंड डेटर्स। तो स्टॉक एंड डेटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? हाइपोथिकेशन के अंदर आते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? आगे फिक्स चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज। आप देखो जी, चार्ज 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड नेचर का, एक होता है फ्लोटिंग नेचर का। फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड कह दो या स्पेसिफिक कह दो, ये वो चार्ज है जहां पर एसेट जो है फिक्स हो गई। जैसे हम कहते थे ना कि क्या कहते थे, बचपन में खेला करते थे स्टैचू। तो स्टैचू का मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा, यूं खड़ा रहूंगा, जब तक वो सामने वाला ओवर नहीं करेगा तब तक मैं ऐसे ही खड़ा हूं। इसे कहते हैं स्टैचू। सिमिलरली जैसे ही मैं फिक्स चार्ज क्रिएट करता हूं तो मतलब एसेट वहीं की वहीं फिक्स हो गई, यानी कि रुक जाओ, अब इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड फिक्स चार्ज। ठीक है जी। और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, यस, यानी कि फ्लोटिंग चार्ज था उस पे, जो बह रहा है, जो बह रहा है, जो बह रहा है। यानी कि वो एसेट जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ मगर फिर भी ट्रांजैक्शन हो ही जा रही है, 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 इसे फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। नाम मात्र का चार्ज है, बैंकों को फ्लोटिंग चार्ज में कुछ मिलना नहीं है, बस एक सांत्वना है। सांत्वना किस बात की? कि मेरा चार्ज है, मिलना उन्हें कुछ नहीं है। इट इज एज गुड एज अनसिक्योर्ड, बट सांत्वना है, क्या कर सकते हैं। तो फिक्स चार्ज क्या मैं कह सकता हूं वो जो एसेट है वो वहीं के वहीं रुक जाएगी? यस। वो आएगी जाएगी नहीं कहीं? यस। उस एसेट को मैं स्पेसिफिक एसेट भी कह सकता हूं? यस। क्या वो एसेट नजर आ रही है? यस, यानी कि वो एग्जिस्टिंग एसेट है। तो जिस चार्ज जो जहां ये चार्ज क्रिएट हुआ है वो कौन सी एसेट है? वो कोई एग्जिस्टिंग एसेट है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है। अ चार्ज इज फिक्स्ड व्हेन इट इज मेड स्पेसिफिकली टू कवर द एसेट व्हिच आर एसर्टेन्ड।
वो नजर आ रही है, एंड आर केपेबल ऑफ बीइंग एसेटेड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द चार्ज। कंपनी कैन नॉट डील विद द प्रॉपर्टी विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ लैंडर। लैंडर ढक्कन होगा जो ये अप्रूवल देगा कि डील कर लो प्रॉपर्टी में, कभी भी नहीं। आगे, क्या एक ऐसा पॉसिबल है कि पहले कंपनी ने एक फिक्स चार्ज क्रिएट किया, आज कंपनी उसी एसेट के ऊपर एक और बार फिक्स चार्ज क्रिएट कर रही है? हाँ पॉसिबल है, क्या दिक्कत है? यानी कि फिक्स चार्ज क्रिएट होने के बाद एक और फिक्स चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, वेरी मच पॉसिबल, व्हाई नॉट। बट जो बाद में क्रिएट किया गया है उसकी प्रायोरिटी भी बाद वाली रहेगी, यानी कि कंपनी कैन क्रिएट सब्सिक्वेंट फिक्स चार्ज, बट वो सब्सिक्वेंट फिक्स चार्ज प्रायोरिटी नहीं लेगा कभी, प्रायोरिटी पहले वाले की रहेगी। तो पढ़ लीजिए, company can create another specific charge on the same property, however the subsequent charge which is created first to take the priority over the subsequent charge. क्लियर है? नेक्स्ट, फ्लोटिंग चार्ज पे आते हैं। फ्लोटिंग चार्ज, वो चार्ज जो बहता रहेगा इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। अ चार्ज ऑन द क्लास ऑफ द एसेट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में चेंज हो रही हैं, लगातार चेंज हो रही हैं लगातार, मतलब एसेट्स विल कीप ऑन चेंजिंग लाइक स्टॉक एंड डेटर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो टाइप ऑफ एसेट होंगी वो एग्जिस्टिंग भी होंगी और फ्यूचर भी हो सकती हैं? यस, आज जो स्टॉक है वो भी और जो फ्यूचर में आएगा वो भी, दोनों के ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है। द आंसर इज यस। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी क्या इस एसेट के अंदर डील कर सकती है? यस, डील कर सकती है। ओके, क्या कंपनी फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर एक और सेकंड फ्लोटिंग चार्ज भी क्रिएट कर सकती है? हाँ कर सकती है, क्या दिक्कत है? सेकंड फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर सकती है, बट सेकंड फ्लोटिंग चार्ज प्रायोरिटी नहीं लेगा। द कंपनी कैन नॉट क्रिएट अ सेकंड फ्लोटिंग चार्ज, घबराना मत, हैविंग प्रायोरिटी, यानी कि सेकंड फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट तो हो सकता है मगर प्रायोरिटी नहीं ले सकता। बस यही लिखा है, उसको थोड़ी नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि सेकंड फ्लोटिंग चार्ज कैन बी क्रिएटेड बट इट कैन नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द फर्स्ट फ्लोटिंग चार्ज, जैसा कि हमने फिक्स चार्ज में पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, एक एसेट पे अगर 2 बार चार्ज क्रिएट हो तो उससे क्या फायदा? ये बैंकों को देखना है कि उन्हें क्या फायदा। फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया 10 करोड़ का, प्रॉपर्टी आपके पास एक ही थी जिसकी वैल्यू 100 करोड़ थी, तो 10 करोड़ का लोन मिला है केवल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, तो क्यों ना 20 करोड़ का लोन किसी और बैंक से भी ले लूं। तो इसलिए तो दूसरा बैंक कहेगा 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं, मिल तो जाएगा ही, लोन तो रीपेमेंट हो ही जाएगा। जब पहले वाला अपना पूरा रिकवर कर लेगा 10 करोड़, उसके बाद मैं रिकवर कर लूंगा 20 करोड़। ठीक है ना? तो इस केस में चार्ज क्रिएट किया जा सकता है इस तरीके का कि पहला भी फिक्स था, एक और फिक्स हो गया, सेकंड फिक्स्ड। अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज। वर्ड क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? फ्लोटिंग का। किसमें? फिक्स्ड में। क्यों? मैं कहता हूं बैंकों ने आपको लोन दिया और लोन देते हुए फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया, आज आपने लोन में डिफॉल्ट कर दिया। अभी तक तो आपको परमिशन अलाउ थी कि आप डील कर सकते हो एसेट के अंदर, बट जैसे ही आपने डिफॉल्ट किया, क्या मैं आपको परमिशन अलाउ करूं डील करने की या रोक दूं? रोक देनी चाहिए मुझे, वहीं के वहीं आपको परमिशन रोक देनी चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में, जो अभी तक फ्लोटिंग था वो किस में कन्वर्ट हो गया? फिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से फ्लोटिंग चार्ज का फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड कन्वर्जन या फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या ये जरूरी है? यस, मनी लेंडर के हितों को रक्षा करने के लिए ये जरूरी है। इट इज एसेंशियल सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मनी लेंडर। अब क्रिस्टलाइजेशन कब कब हो सकता है? जब कंपनी सीजेस टू बी ए गोइंग कंसर्न हो, कंपनी ने अपना धंधा पानी बंद कर दिया है। दूसरा, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया इन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट देयर ऑन। तीसरा, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है। फोर्थ, रिसीवर अपॉइंट हो चुका है। लिक्विडेशन और रिसीवर में फर्क क्या है? लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होने की कगार पे है, रिसीवर मतलब कंपनी ने पैसा नहीं दिया है, बट लिक्विडेशन में नहीं गई, बट पैसा नहीं दिया और बैंक ने एक व्यक्ति अपॉइंट किया जो कि प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा रिकवर करेगा। लिक्विडेशन में नहीं गई कंपनी अभी। और सीजेस टू कंसर्न, कंपनी ने अपनी इच्छा से अपना बिजनेस बंद कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं, वो आइटम्स जहां पर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है वो कौन कौन सी हैं? मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, यस। इनटेंजिबल, यस। इवन दो डिपॉजिट्स के अंदर इनटेंजिबल पे सिक्योरिटी क्रिएशन नहीं हो सकता,
वहां पे लिखा है सिक्योरिटी क्रिएशन में इंटेंजिबल पे नहीं हो सकती, क्योंकि वहां ना पहले घटना घट गई थी किंगफिशर वाली, चिड़िया वाली। तो जहां हमने 4,000 करोड़ का लोन एसबीआई ने चिड़िया को गिरवी रख के दिया था, उसकी ब्रांड को, ब्रांड वैल्यू को गिरवी रख के दिया था, तो डिफॉल्ट हो गया था, तो चिड़िया बिक रही थी 10 करोड़ रुपए की। तो वहां से गवर्नमेंट को झटका लगा, इसलिए डिपॉजिट के रूल उसके घटना के बाद बने, तो उन्होंने लिख दिया कि डिपॉजिट के इंटेंजिबल पे अब चार्ज क्रिएट नहीं होगा, तो इसलिए डिपॉजिट में ये बात लिखी हुई है। बट अदरवाइज वैसे ही इंटेंजिबल डिपॉजिट पे नहीं होगा ना, डिबेंचर में तो हो सकता है इंटेंजिबल पे चार्ज, यस, बाकी जगह भी हो सकता है, यस। तो इसलिए लिखा है इंटेंजिबल पे चार्ज क्रिएट हो सकता है, यस। मूवेबल एंड इमूवेबल, यस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे चार्ज, नो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे बेचोगे? मार्केट में जाके क्या कहोगे? लेजर ले लो, लेजर ले लो, कैशबुक ले लो, कैशबुक ले लो। नहीं, ये वो चीज है जिसकी कीमत निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि कंपटीटर के लिए बहुत कीमती है और बाकियों के लिए कबाड़ी है, कबाड़ है। रिजर्व कैपिटल, वो कैपिटल जो रिजर्व कर दी गई है कि ये पैसा आएगा तो तब आएगा जब वाइंडिंग अप में हम लिक्विड, हम क्रेडिटर को पे ऑफ नहीं कर पा रहे होंगे, उस टाइम ये पैसा आएगा। आपने किसी कैपिटल को रिजर्व कर दिया, किसके लिए? क्रेडिटर के लिए। आज आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो और बैंक को कह रहे हो रिजर्व कैपिटल से आपको पे कर देंगे, कैसे? तो धोखा हुआ उन क्रेडिटर के लिए जिनके लिए रिजर्व किया गया था, ठीक है ना? ये तो उनके साथ धोखा हो गया। तो क्या ये चीज अलाउ है? डिसअलाउ है, बिल्कुल डिसअलाउ है। कोई दिक्कत? चलिए, अनकॉल्ड कैपिटल, एक होता है रिजर्व कैपिटल, दूसरा होता है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है? द आंसर इज यस। अनकॉल्ड कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस पे तो कोई किसी की अमानत है ही नहीं, तो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्यों लिखा है? बुक्स में नालायक ये लिखा है कि किन किन के ऊपर हो सकता है, किन किन के ऊपर नहीं। तो इसके ऊपर नो है, इसके ऊपर नो है, बाकियों के ऊपर यस है, बाकियों के ऊपर यस है, बाकियों के ऊपर यस है। आगे, लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन 77। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्यों किया जाता है? भाई साहब बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, ताकि बैंकों को बचाया जा सके। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही शाना आदमी था, मैं गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मैंने कहा बैंक जी मुझे लोन चाहिए था। बैंक ने मुझे लोन दिया, कहा गिरवी क्या रखोगे? मैंने कहा जी कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी। मैंने कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी उठा के गिरवी रख दी बैंक के पास। अभी बैंक से बाहर निकला ही था, मैंने कहा एक और लोन लेते हैं। मैं पहुंचा बैंक ऑफ इंडिया के पास, मैंने कहा बैंक जी मुझे लोन चाहिए था। बैंक ने कहा गिरवी क्या रखोगे? मैंने कहा कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी। उसने कहा एक बात बता बोबली, पता नहीं तेरी शक्ल हम देख के हमें ये लग रहा है कि पहले भी तू इस पे लोन ले चुका है। मैंने कहा मम्मी कसम कभी नहीं लिया, पहली बार लिया। देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सवाल उठा सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे मिल गए? मिल जाते हैं, अथॉरिटी से जाके आप निकलवा सकते हो, उसमें क्या है। आप एप्लीकेशन तो मेरे डॉक्यूमेंट खो गए हैं, दोबारा ले लो, इसमें क्या है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वेलकम टू इंडिया, मुस्कुराइए ना। चलिए, बट वैसे निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हुआ क्या, मैंने बैंक ऑफ इंडिया से भी लोन ले लिया, एसबीआई से भी लोन ले लिया, पंजाब नेशनल बैंक से भी लोन ले लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से भी लोन ले लिया। सबके पास एक ही प्रॉपर्टी है, कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी। अब डिफॉल्ट हुआ, सारे बैंक आपस में झगड़ रहे हैं। कोई कह रहा है ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, सारे झगड़ रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट दिल्ली की कनॉट प्लेस जैसी लोकेशन पे भी ऐसी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं जिन पे 8-8 बैंकों का लोन है। अब सब आपस में कोर्ट में झगड़ रहे हैं, ये नहीं हमारी है, नहीं ये हमारी है, और जिसने लोन लिया वो दुबई में बैठा है। चलिए खैर, तो अब क्या किया जा सकता है? सेक्शन 77 क्या कहता है? कहता है काश कोई ऐसा सिस्टम हो जाए जिससे अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊं और प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेके आऊं, उसके बाद अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊं और मैं कहूं कि नहीं मैंने इस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं लिया हुआ, तो बैंक मेरी बात तो सुन ले, बट उसके बाद वो खुद भी चेक करे कि लोन है कि नहीं। कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है? हाँ, सेक्शन 77 ने उसी का ही तो प्रोविजन बताया है। सेक्शन 77 ने कहा है कि आप ऐसा कर सकते हो। वो कैसे हो सकता है? से फॉर एग्जांपल,
अगर काश ऐसा हो जाता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जब आप लोन लेके आते तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस लोन की डिटेल, उस प्रॉपर्टी की डिटेल कहीं जमा करा देता और वो किसी सबको नजर आ रही होती किसी वेबसाइट पर, तो बिल्कुल झंझट ही मुक जाता, खत्म हो जाता। क्योंकि अब अगर बैंक ऑफ इंडिया के पास आप लोन लेने जाते तो बैंक ऑफ इंडिया फटाफट उस वेबसाइट पे जाता और चेक कर लेता कि ये पोपली इंडस्ट्री ने कौन कौन सी कंपनी से लोन ले रखे हैं, निपट गया मामला। समझ आया बात? तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपने लोन की, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल सारी की सारी जमा करवाना किस वेबसाइट पे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे। दिस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। बैंक का काम होता है ये काम करवाना, करता कौन है? बोरोवर, और इसे कौन है कहते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। रियल लाइफ में बैंक तब तक लोन नहीं देगा आपको जब तक आप ये काम नहीं करवा देंगे। एक होता है लोन आपको सैंक्शन कर दिया जाएगा कि हम अप्रूवल है लोन का, बट आपके अकाउंट में पैसा तब भेजेंगे जब आप हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करके देंगे। बट यहां पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, बट रियल लाइफ में मैंने आपको बताया कई अर्जेंट लोन में ऐसा भी कर दिया जाता है कि पैसा दे दिया गया, ये यकीन है कि डूबेगा नहीं, और 30 दिन के अंदर अंदर हम चार्ज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन डाल के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से सर्टिफिकेट करवाना इशू कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज हम एक्सेप्ट करते हैं। इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कितने दिन में हो सकता है? पहला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है चार्ज को रजिस्टर्ड करवाना? बोरोवर की। तो बोरोवर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने साइन प्लस चार्ज होल्डर के साइन, चार्ज होल्डर मतलब लेंडर, एक फॉर्म में लेने पड़ेंगे जिसे कहते हैं फॉर्म नंबर CHG1, और ये फॉर्म CHG1 जमा कराना पड़ेगा आरओसी के पास 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन के 30 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म जमा कराना पड़ेगा किसके पास? आरओसी के पास। अब अगर 30 दिन में ना करा पाए तो देखो जी दो केसेस हो सकते हैं। अगर चार्ज क्रिएट किया गया है 2 नवंबर 2018 से पहले या 2 नवंबर 18 और उसके बाद, मुझे नहीं लगता अब 18 से पहले वाला पेपर में आना चाहिए, बहुत पुराना हो गया, 4 साल पुराना हो गया यार, तो इसलिए मुझे लगता है यहां ये आना चाहिए बस, ठीक है ना। तो फिर पहले 30 दिन के अंदर विद फीस प्लस फी के साथ, फिर अगले 30 दिन यानी कि 60 दिन फ्रॉम क्रिएशन एडिशनल फी के साथ, फिर उससे अगले 60 दिन में एड वैलोरम फी के साथ। पहले 30 दिन फीस, अगले 30 दिन या फिर दूसरे शब्दों में 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन एडिशनल फी के साथ, अगले 60 डेज अलॉन्ग विद एड वैलोरम फी। फीस अगर 1000 है, एडिशनल फीस 5000 है। एड वैलोरम फी डिपेंड करती है लोन के अमाउंट पे कि जितना लोन का अमाउंट है उसका सर्टेन परसेंटेज वो एड वैलोरम फी है, ठीक है। चलो जी अगर मान लीजिए आप 30 दिन में जमा नहीं करा पाए तो आरओसी के पास आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि हमें एक्सटेंशन चाहिए 30 दिन में अगर जमा नहीं करा पाए या 60 दिन में जमा नहीं करा पाए। और ये एप्लीकेशन साथ में डिक्लेरेशन क्या आएगी जो साइन करेगा CS या फिर डायरेक्टर कि ये बिलेटेड फाइलिंग जो आप लेट फाइलिंग कर रहे हो ये किसी और क्रेडिटर के हितों का नुकसान नहीं करेगी, यानी कि बीच में किसी और क्रेडिटर ने कोई लोन नहीं दिया है, बीच में किसी और क्रेडिटर ने लोन नहीं दिया है, और अगर दिया है तो उसके हितों का नुकसान नहीं होगा, उसका चार्ज पहले होगा जिसने बीच में लोन दिया और रजिस्टर्ड भी करवाया है, क्योंकि जो लेट लतीफ हैं अब ये बाद में आएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चार्ज क्रिएट किया मगर रजिस्टर्ड नहीं कराया, बट बीच में बैंक ऑफ इंडिया ने चार्ज भी क्रिएट कर दिया, रजिस्टर्ड भी करवा दिया, तो बैंक ऑफ इंडिया प्रायोरिटी में फर्स्ट आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड आ गया। समझ आ गई बात भाई? बोलो ना हाँ। चलिए फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। क्या मतलब है? देखो जी जो आप CHG1 जमा कराने जा रहे हैं किसके पास? आरओसी के पास, एक बार उसका वेरिफिकेशन भी होगा, तो वो प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ जी प्रॉपर्टी यही है, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, सब कुछ। तो वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर सौंप दी गई है?
अगर तो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है या प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ही है, फॉरेन की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो फिर या तो कंपनी की कॉमन सील लगी होनी चाहिए सर्टिफिकेट के ऊपर वेरिफिकेशन वाले पे, या फिर किसी डायरेक्टर या सीएस या फिर ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, मतलब बैंक का ऑफिसर जाके वेरिफिकेशन करके आएगा, या फिर आप किसी आउटसोर्स एजेंसी को भी दे सकते हो ये काम, कोई लीगल फर्म, कोई कंसल्टिंग फर्म, उसको भी कह सकते हो कि हाँ जी हमें वेरिफिकेशन करके दो, आउटसोर्स करना कहते हैं इसे, ठीक है। कई विदेशी कंसल्टिंग लीगल फर्म ये काम करती है। ये तो तब हुआ जब प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, और अगर प्रॉपर्टी विद इन इंडिया है तो फिर ये वाला जो आउटसोर्स वाला है वो तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर और सीएस ऑफ द कंपनी और एन ऑथराइज ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, तो इनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा कि हमने प्रॉपर्टी देख लिया, प्रॉपर्टी सही में एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल जहां पे एड्रेस लिखा वहीं पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। चले, फिर आता है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो जी ऐसा है, जब आप CHG-1 उठाकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को यानी कि ROC को जमा कराएंगे, तो ROC उसके बेसिस पे आपको एक फॉर्म इशू करेगा जिसे कहते हैं फॉर्म नंबर CHG-2, और जब CHG-2 आ जाएगा आपके पास तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि भैया मजा आ गया, चार्ज एकदम ठीक ठाक क्रिएट हो गया है, बैंक का अधिकार इस एसेट, बैंक का इंटरेस्ट इस एसेट के अंदर क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। तो सर ये फॉर्म कहाँ जमा होता है, ROC के पास या MCA के पास? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ही जमा होता है। सारे फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ये बैकएंड पे प्रोसेसिंग होकर रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स के पास जाते हैं। सबसे नीचे के ऑफिसर्स होते हैं ROC, उनके ऊपर रीजनल डायरेक्टर, फिर उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिसर, ठीक है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी कहाँ पर ROC के साथ शेयर की जाती है, बट ये बैकएंड पे है। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जमा कराया है। आगे बढ़ सकते हैं। सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन नॉट टू प्रेजुडाइज द इंटरेस्ट ऑफ द चार्ज होल्डर। मान लीजिए 30 दिन बाद नहीं, 30 दिन के बाद अगर फॉर्म जमा हुआ है तो क्या चार्ज होल्डर का इंटरेस्ट किसी तरीके से प्रभावित होगा, यानी कि लेंडर का इंटरेस्ट किसी तरीके से प्रभावित होगा? ना बाबा ना, उसका इंटरेस्ट उतना ही स्ट्रांग रहेगा। अगर बीच में कोई इंटरवीनिंग क्रेडिटर नहीं आया है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 30 दिन में जमा कराया, 60 दिन में आपका बस एडिशनल फीस हमने आपसे चार्ज कर ही ली है, तो बाकी आपका इंटरेस्ट वैसे का वैसा उतना ही स्ट्रांग है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर। अगर मान लीजिए कंपनी ने पहले 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं दी तो चार्ज होल्डर के यहां पे लगी ये बात, यहां पर उसके दिल पे चोट पहुंची, उसने कहा ये गलत हुआ है, और उसने कहा कि अब मैं जमा कराऊंगा, यानी कि अब वो चौधरी बन रहा है, तो वो अगले 14 दिन के अंदर, कहां से, 30 दिन के एक्सपायरी के 14 दिन, अगर 30 दिन खत्म, अगले 30 दिन में भी खत्म, अब इसका कोई रोल नहीं है। पहले 30 दिन खत्म होने के 14 दिन के अंदर अंदर अगर ये रजिस्ट्रेशन कराता है तो फिर ये ठीक है, और जितना पैसा इसने किया है, क्योंकि अब फीस तो 30 दिन में लगती है, 30 दिन के बाद एडिशनल फी लगती है, तो जो भी एडिशनल फी इसने पे की है वो क्या वो बोरोवर से रिकवर कर सकता है? द आंसर इज यस, ये बोरोवर से रिकवर कर सकता है। और आगे बढ़े, सेक्शन 77 जो अब हम बात कर रहे हैं, 77 यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ये और भी कुछ सिचुएशंस में लगता है। नॉर्मली तो लगता ही लगता है, चार्ज क्रिएट होने पे लगता ही लगता है, ये कुछ और सिचुएशंस में भी लगता है। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब सेक्शन 77 लगता है? देखिएगा, पहला, जो कंपनी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है उस पर ऑलरेडी एक चार्ज है। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेलगमेशन हो रहा है, अमेलगमेशन के अंदर पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर रही है, उस रिलायंस इंडस्ट्री को जिसकी 10 प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट है। तो क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अब पोपली लेके जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को पोपली लेके जा रहा है, और मुकेश अंबानी साहब ने खड़े होकर कहा है, जा सिमरन जा, पोपली से ज्यादा मोहब्बत तुझे अब कोई नहीं कर सकता। और आज जब पोपली उस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके जा रहा है जिसकी 10 एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट है, तो पहले उन पे नाम रिलायंस का था, अब उन पे नाम पोपली का आएगा, तो इसलिए सेक्शन 77 अप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात, अगर चार्ज में मॉडिफिकेशन अगर हो जाए तो मॉडिफिकेशन कितने तरीके से हो सकता है, देखते हैं आइए मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। ये PIL टेक ओवर RIL एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है वेरिएशन, चेंज होना। क्या चेंज होना? इन एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ,
Even if the rights of charge holder are assigned to a third party, it will be regarded as modification. For example, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपसे पैसा रिकवर करना था, पोपली इंडस्ट्री लिमिटेड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा रिकवर करना था, वो रिकवर करने आया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर को धो के भगा दिया। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो गुंडा है पोपली, तो इससे रिकवर करने के लिए और बड़ा गुंडा चाहिए। तो अब उन्होंने एक कंपनी ढूंढी जिसका नाम था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया। ये लोन उन्होंने उसे ट्रांसफर कर दिया। तो क्या ये मॉडिफिकेशन है? यस, मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है ये भी। बात समझ आ गई? आगे सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशंस आर टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएशन हो रहा है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन 3 साल से 2 साल का लोन हो रहा है, सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड नेचर का हो रहा है। मॉडिफिकेशन फॉर इनहेंसिंग और डिक्रीजिंग द लिमिट, इसी को ही हम चेंज इन एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन भी कहते हैं। अगर आप मॉडिफिकेशन का मतलब यहां पे देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन और टू द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज। तो ये एक्सटेंट और ऑपरेशन का मतलब है ये एक्सटेंट ऑब्लिक ऑपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि या तो लोन की लिमिट आपने बढ़ा दी या कम कर दी तो सिक्योरिटी कवर भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का लोन था, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो 100% कवर था सिक्योरिटी का। आज आपने लोन कम करवा दिया कि 5 करोड़ रीपे करो, तो अब 5 करोड़ का लोन और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, यानी कि 200% का कवर है। चेंज इन एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन कहलाता है, चेंज इन एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मॉडिफिकेशन इज बाय सीडिंग अ पारी पासु चार्ज। पारी पासु का मतलब क्या होता है? आधों को तो बिपाशा बसु के अलावा कुछ सुना ही नहीं दिया होगा। पारी पासु का मतलब होता है, मान लीजिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ का लोन दिया पोपली इंडस्ट्री को। अब पोपली इंडस्ट्री दोबारा से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गई, उन्होंने कहा पोपली इंडस्ट्री ने भाई 10 करोड़ 15 करोड़ का वो लोन चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हंसने लगा। मैं कहा क्या हुआ? कहने लगा बैलेंस शीट देखी है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा टर्नओवर ही 2 करोड़ रुपए की है, तो 25 करोड़ के लोन का क्या करोगे? मेरी बैलेंस शीट मेरे सामने फाड़ी गई और कहा जा गेट से बाहर निकल जा। मैंने कहा 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दिया, बैंक ने कहा बे जाना, बेइज्जत करके निकाला गया। मैं सीधा गया बैंक ऑफ इंडिया के पास, मैंने कहा बैंक जी लोन चाहिए। मैंने बैलेंस शीट एक और दिखाई, एक और कॉपी लेके गया था। बैंक ने बैलेंस शीट देखी, उसने कहा तुम्हें लोन की जरूरत है। मैंने कहा धक्के मार के भगाया गया। बैंक ऑफ इंडिया ने कहा छोड़ो ना उसे, लोन की जरूरत है, मगर मैं केवल 15 करोड़ दे सकता हूं। मैंने कहा 10 उसके पास है, 15 तुम दे दोगे, ऐसा चलेगा? बैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बस मैं एक लेटर लिख रहा हूं, उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साइन ले लेना। मैंने कहा लिखो। बैंक ऑफ इंडिया ने लेटर लिखा, सेवा में श्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सविनय निवेदन यह है कि हम सब यहां ठीक ठाक हैं, आशा करते हैं आप भी ठीक ठाक होंगे। आपको याद दिला दें कि हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं जिसका नाम है आरबीआई, और उसी आरबीआई की संतानें होने के नाते हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के हितों की रक्षा करें। और आज उसी उपलक्ष्य में मेरा आपसे निवेदन है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसमें मेरे को भी शेयर दे दो। मैं ये लेटर लेके एसबीआई के पास पहुंचा। एसबीआई ने जैसे ही देखा हम दोनों एक ही बाप की औलाद है, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा ये क्या? भाई 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 पुकार रहा है भाई। उसने साइन कर दिए। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना चार्ज बैंक ऑफ इंडिया के साथ शेयर कर दिया। द आंसर इज यस, दिस इज कॉल्ड सीडिंग द पारी पासु चार्ज। अब जब भी डिफॉल्ट होगा दोनों भाई मिलकर शेयर करेंगे। किस रेशो में शेयर करेंगे? जिस रेशो में, किस रेशो में शेयर किया जाएगा? जिस रेशो में, अरे बोलो ना, जिस रेशो में उनका आउटस्टैंडिंग है ना, उस रेशो में शेयर करेंगे। जिस रेशो में लोन आउटस्टैंडिंग है उस रेशो में आपस में शेयर करेंगे अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो। ठीक हो गई इतनी बात? आगे, where there is a change in the rate of interest, where there is a change in the repayment schedule of the loan, 3 साल को लोन 4 साल का कर दिया, 6 साल का कर दिया, 2 साल का कर दिया। where there is a partial release of the charge on the particular assets, 6 प्रॉपर्टी थी, 4 रिलीज हो गई, 2 रह गई हैं। partial release of the assets,
तो ऑल दीज आर कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। द आंसर इज यस, दीज आर कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इन वीडियोस को सुन रहे होंगे ध्यान रखना, जब ये अभी मैराथन बन के अपलोड होगी तो इनके असाइनमेंट भी साथ में लिंक में दे दिए जाएंगे। चले, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। चार्ज किस दिन से रजिस्टर्ड माना जाएगा? चार्ज किस दिन से रजिस्टर्ड माना जाएगा? जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया किसने? आरओसी ने। तो जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इशू है आरओसी के द्वारा उस दिन से ही चार्ज रजिस्टर्ड माना जाएगा। फिर आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज की पेमेंट हो जाना। चार्ज की पेमेंट हो जाना। तो चार्ज की पेमेंट कैसे हो सकती है? कितने टाइम में हो सकती है? देखो जी, जब भी बोरोवर जो है लोन की रीपेमेंट कर देगा तो लोन की रीपेमेंट करने के बाद उसका कर्तव्य बनता है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो आरओसी को इस बात की इंटीमेशन दे। कैसे दे? फॉर्म नंबर CHG4 नाम का एक फॉर्म फाइल होता है। कितने दिन में? 30 दिन में। कहां से 30 दिन? फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब आपने रीपेमेंट की है ना लोन की, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म नंबर CHG4 भर के जमा करा दीजिए। अगर आप 30 दिन में जमा नहीं करा पाए तो आप 300 दिन के अंदर भी जमा करा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप फॉर्म नंबर CHG4 जमा कराएंगे, आरओसी क्या करेगा? नोटिस देगा चार्ज होल्डर को कि भैया मेरे पास एक लेटर आया है कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका, तू कुछ कहना चाहता है। वो ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो कर सकता है, और अगर 14 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर दे तो ठीक है, नहीं तो माना जाएगा कि वो सेटिस्फाई है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चार्ज होल्डर कोई भी दिक्कत शो नहीं करता है तो अब आरओसी क्या कर सकता है? वो मान लेगा कि हाँ जी चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है और उसकी एक एंट्री कर देगा जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये एंटर्ड हो जाएगा कहां पर? रजिस्टर ऑफ चार्ज में। तो रजिस्टर ऑफ चार्ज के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन एंटर्ड हो जाएगा। दोबारा बोलो, रजिस्टर ऑफ चार्ज के अंदर मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन एंटर्ड हो जाएगा, जो इस बात का सबूत है कि हाँ जी चार्ज हैज बीन रजिस्टर्ड। ठीक है जी। पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू मेक सेटिस्फेक्शन एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन सुओ मोटो। ओके, देखो जी ऐसा होता है, अब समझना सुओ मोटो कहां से आ गया वर्ड। सुओ मोटो ऐसे कि मैंने कहा जी कंपनी एक्ट में चार्ज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो जमा तो कहां पे करानी पड़ती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पे जमा करानी पड़ती है। सिमिलरली हमारे दो और एक्ट है, एक का नाम है सरफासी और एक का नाम है आईबीसी। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है कंपनीज एक्ट में, ऐसे ही सरफासी में एक संस्था है जिसे सेंट्रल रजिस्ट्री, और आईबीसी में एक संस्था है जिसे हम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कहते हैं। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में चार्ज की इंफॉर्मेशन जमा कराना बोरोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरफासी हो या आईबीसी हो, दोनों के अंदर यह जिम्मेदारी लेंडर की है। क्या यह पॉसिबल है कि कंपनी लॉ में चार्ज सेटिस्फाई होने के बावजूद बोरोवर ने इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं की? यस पॉसिबल है। बट क्या यह पॉसिबल है कि लेंडर ने तो वहां इंफॉर्मेशन सबमिट की होगी? यस। अब ये सारी संस्थाएं आपस में डेटा शेयर करती रहती हैं विद ईच अदर, और क्या यह पॉसिबल है कि जब डेटा की शेयरिंग हुई तो आरओसी को यह बात का पता लगा कि ये एसेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ था ये सेटिस्फाई हो चुकी है, ये इंफॉर्मेशन उसे सेंट्रल रजिस्ट्री या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से मिली? क्या ये पॉसिबल है? यस। तो यानी कि किसी ने इंफॉर्म नहीं किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या आरओसी को, उसे ये सूचना ये इंटरनल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू मिली है। दिस इज कॉल्ड सुओ मोटो मिली है। और अगर सुओ मोटो इंफॉर्मेशन आरओसी को मिलती है क्या कि चार्ज पे हो चुका है या प्रॉपर्टी जो है रिलीज हो चुकी है, तो फिर वो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन की एंट्री कर देगा कि चार्ज हैज बीन सेटिस्फाइड। बट ऐसा करने के बाद वो पार्टीज को इंफॉर्म कर देगा 30 दिन के अंदर कि नालायको तुमने तो इंफॉर्म नहीं किया, मगर मुझे मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि चार्ज रजिस्टर्ड सेटिस्फाई हो चुका है, तो 30 दिन के अंदर इंटीमेशन दे दिया जाएगा। ठीक है जी। आगे
रेक्टिफिकेशन ऑफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज, सेक्शन 87। ये सेक्शन सबका बाप है, ये सेक्शन सबका बाप है। कैसे? मान लीजिए चार्ज आपने क्रिएट करना था पहले 30 दिन, नहीं किया तो 60 दिन, नहीं किया तो अगले 60 दिन, फिर भी नहीं किया तो पहले ये सेक्शन कहता था कोई बात नहीं, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की शरण में आ जाओ, पहला रीजन। दूसरा, चार्ज सेटिस्फाई करना था तो 30 दिन, नहीं किया तो 300 दिन, फिर भी नहीं किया तो ये सेक्शन कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की शरण में आ जाओ। तीसरा, मान लीजिए आपने चार्ज जमा कराया, उसके अंदर 6 प्रॉपर्टीज थी जिनमें से 5 की आपने डिटेल लिखी, 1 की डिटेल लिखना भूल गए, दिन एक्सपायर हो गए, ये सेक्शन कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की शरण में आ जाओ। मान लीजिए आपने 6ठी प्रॉपर्टी का एड्रेस गलत लिख दिया, अब एक्सपायर हो गया दिन डिटेल जमा कराने के, सेक्शन फिर कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की शरण में आ जाओ। रिसेंट इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुई जिसमें वो जो पहला कारण था कि चार्ज आपने क्रिएट ही नहीं करवाया, ना 30 दिन ना 60 दिन ना अगले 60 दिन, आ जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट की शरण में, वो प्लेस काट दिया गया है। यानी कि अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की शरण में क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए नहीं आ सकते। अगर आपने टाइम से जमा नहीं कराया तो मतलब वो अनरजिस्टर्ड चार्ज है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब इस सेक्शन में कब आ सकते हो? बाकी 3 कारण। पहला, चार्ज सेटिस्फाई हुआ, ना 30 दिन में गए ना 300 दिन में गए, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो कि सर जी हमारा चार्ज अभी भी शो कर रहा है जबकि हम पेमेंट कर चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। चार्ज की इंफॉर्मेशन सबमिट की थी, इंफॉर्मेशन में कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना भूल गए थे, ओमिशन इन सबमिशन ऑफ एनी पार्टिकुलर, जा सकते हो। चार्ज की इंफॉर्मेशन सबमिट की थी, उसमें कुछ गड़बड़ रह गई, मिस स्टेटमेंट इन सबमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इन कारणों से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने जमा नहीं कराई ये एक्सीडेंटल है, गलती से रह गई है, एक्सीडेंटल है, या फिर भूलवश रह गई है, या फिर कोई और जेन्युइन रीजन था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे डायरेक्शन दे सकती है कि हम टाइम जो है इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं या ओमिशन और मिस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी एप्लीकेशन आएगी फॉर्म नंबर CHG 8 के अंदर आएगी। अगली बात है डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज माने तो डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज का मतलब है कि एक बार अगर चार्ज रजिस्टर्ड हो गया, वेर एनी चार्ज और ऑन एनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गया, तो आज के बाद उस एसेट के अंदर कोई भी व्यक्ति जो डील करेगा, हम ये मान के चलेंगे कि उसे उस चार्ज की जानकारी है, शैल बी डीम टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज। यानी कि फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने लोन लिया फॉर द ट्रक, किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से परचेज करने के लिए। राम ने ये ट्रक ए लिमिटेड से परचेज कर लिया जिसपे 5 लाख रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग थे। SBI ने क्लेम किए 5 लाख रुपए राम से। राम ये नहीं कह सकता कि सर मुझे तो पता ही नहीं था। जब चार्ज क्रिएटेड है राम, तो हम मान के चलेंगे तुझे चार्ज की नॉलेज है, यू कैन नॉट डिनाई कि नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यानी कि बेनिफिट ऑफ गुड फेथ राम को अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। बैंकों के फेवर में एक बड़ा जबरदस्त सेक्शन बना हुआ है, गुड फेथ का बेनिफिट दिया ही नहीं जाएगा। देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि बैंकों ने चार्ज क्रिएट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली का था, प्रॉपर्टी जो थी वो केरला की थी जिस पे चार्ज क्रिएट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, डिफॉल्ट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखने के लिए कोई मैनेजर अपॉइंट कर सकता है और बेचने के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। बट ये पावर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कहां से आती है? 2 जगह से। पहला, या तो ये पावर उस एग्रीमेंट में लिखी जाती है जिस एग्रीमेंट के अंदर लोन दिया गया है, एज पर एनी इंस्ट्रूमेंट,
और या फिर ये पावर डिफॉल्ट होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑब्टेन करता है कोर्ट में एप्लीकेशन देके कि जज साहब मेरा डिफॉल्ट हो गया है, मेरा कुछ करो। जज साहब को एप्लीकेशन देगा और आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे जज साहब ऑर्डर पास करेंगे कि हाँ जी इसके साथ गलत हुआ है और इस व्यक्ति के हितों की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उसके हितों की रक्षा के लिए जज साहब किसी रिसीवर को या फिर किसी मैनेजर को अपॉइंट करके दे रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, यह उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 30 दिन के अंदर अंदर इस अपॉइंटमेंट का नोटिस कंपनी को और आरओसी को जरूर प्रोवाइड करे और आरओसी उस व्यक्ति की डिटेल अपने पास रजिस्टर्ड कर देगा। तो यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप किसी मैनेजर को या किसी रिसीवर को अपॉइंट करते हैं, या तो आप अपॉइंट करते हैं या फिर बैंकों से परमिशन लेके आते हैं किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने की, तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आरओसी को साथ ही साथ में कंपनी को, जो बोरोवर है, बोरोवर को और आरओसी को दोनों को इन्फॉर्म करें कि जी हमने इस व्यक्ति को अपॉइंट किया है या करवाया है कोर्ट के थ्रू, और आरओसी अपने रिकॉर्ड में उस व्यक्ति का नाम लिख देगा। जिस भी व्यक्ति को ना अपॉइंट किया गया है, अगर वो कल को ये अपनी पोजीशन छोड़ के जाता है तो ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी और आरओसी को, अच्छा अपॉइंट होने पे सूचना बैंक ने दी और यहां पर कह रहा है कि जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया अगर वो छोड़ के जाता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी और आरओसी को बताएगा कि अब मैं छोड़ के जा रहा हूं, और आरओसी इसे भी रजिस्टर्ड कर लेगा कि वो छोड़ के जा रहा है, कि वो छोड़ के जा रहा है। ठीक है जी। आगे आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब है नॉन रजिस्ट्रेशन? देखो जी ऐसा है, चार्ज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, यस, बट आपने नहीं करवाया। अगर चार्ज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है परंतु आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो अब नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहला, जो चार्ज होल्डर है वो अनरजिस्टर्ड चार्ज होल्डर ट्रीट किया जाएगा। उसका चार्ज नील बटा सन्नाटा हो चुका है, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है, वो अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह रहेगा। हालांकि वो लोन की रिकवरी तो कर सकता है, बट अब उसके पास जो सिक्योरिटी थी वो इनवैलिड हो गई है। सिक्योरिटी इनवैलिड हो गई है बट लोन वैलिड है। लोन की रिकवरी हो सकती है एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बट सिक्योरिटी नील बटा सन्नाटा है। इस अनसिक्योर्ड चार्ज के बाद अगर अब कोई सिक्योर्ड चार्ज आगे चल के क्रिएट हुआ है, पहले अनसिक्योर्ड था, अब कोई सिक्योर्ड चार्ज क्रिएट हुआ है, तो वो जो अनसिक्योर्ड के बाद क्रिएट हुआ है पर जो सिक्योर्ड है वो प्रायोरिटी ले जाएगा इस अनसिक्योर्ड चार्ज के ऊपर। और अगर कोई चार्ज जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसका लेंडर के पास अधिकार है कि वो सारा पैसा रिकॉल कर सकता है कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया जाए, मनी बिकम रीपेबल। तो ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर था चार्ज का। इनका लिंक, इन असाइनमेंट का लिंक जो यूज हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा गया है। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।